स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारी क्लास में। हमने अब तक क्या किया था, 9th क्लास के जितने भी टॉपिक्स किए हैं उनमें हमने चैप्टर्स भी रीड किए, स्टोरी भी रीड की है, पोइम्स भी पढ़ी है। 10 पोइम्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, कंटिन्यू हम चल रहे हैं। आज हम कुछ नया करेंगे। आज हम करेंगे पोइम की एक्सप्लेनेशन। पोइम की एक्सप्लेनेशन किस तरीके से की जाती है, कौन से स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है, वो सारा कुछ आज हम जानेंगे। आपका जो ये एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आपके ये 5 नंबर का टॉपिक आता है। ठीक है, 5 नंबर भी वेरी मतलब कि कीमती होते हैं। लाइव क्लासेस जब मेरी चली थी तब मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन को कैसे किया जाता है, बट सारी बहनें उस समय प्रेजेंट नहीं थी, तो कुछ एक गर्ल्स को पता है, कुछ एक गर्ल्स को नहीं पता है। अब क्या है कि उसी वे को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन का न्यू टॉपिक प्रिपेयर किया है। तो आज जो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, किस तरीके से आपको एग्जाम में आ जाए, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, क्या क्या इसमें बारीकियों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हमेशा जब मैं आपको पोइम करवाती हूँ कोई भी, तो हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप पोइम का टाइटल यानी कि नेम और पोइट का नाम आपको याद करना है। हर एक पोइम के अंदर मेरा ये रहता है, और हर एक पोइम का जो भी मैं स्टेंजा आपको करवा रही होती हूँ उसमें मैं रिपीट करती हूँ। ये चीज़ क्यों रिपीट करती हूँ ये आज आपको समझ में आ जाएगा। पहले ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, मैं खाली इसको एक्सप्लेन करूँगी और जो वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स में आपको बताती रहूँगी, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कोई नया टॉपिक आप लोगों के लिए है नहीं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन का टॉपिक, क्योंकि हिंदी में आप लोगों ने ये व्याख्या वाला टॉपिक किया है। जो भी पद आपका आता है, 2 पद आपके हिंदी में आते हैं, 2 में से कोई एक आप चूज करते हो, उसको क्या है अपनी लैंग्वेज में उसको भावार्थ व्यक्त करते हो उसमें, यही तो आप करते हो। कबीर का दोहा आ जाए, रहीम का दोहा आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, आप क्या करते हो उन 2 दोहों को क्या है हिंदी ट्रांसलेशन करते हो, एंड देन आप क्या करते हो कि उनकी जो मतलब कि क्या मतलब कि हमको किस तरीके से वो प्रेरित करना चाहते हैं, उनके द्वारा वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम अपनी भाषा में उसमें व्यक्त करते हैं, यही होता है। तो उसी वे में क्या होता है, इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेनेशन होती है। 9th का ये आपका न्यू टॉपिक है और आगे कॉलेज लेवल तक ये टॉपिक आपकी चलने वाला है। जितना आपका जो है पॉइंट्स यानी कि 5 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन आएंगी, तो उसी अकॉर्डिंग खाली 5 नंबर के वे में मैं आपको ये समझाऊंगी। हालांकि इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स और ऐड होते हैं, बट क्या है कि आपका लेवल अभी मतलब कि इतना हाई नहीं है सीखने लायक, तो जितना आपका है उस अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें 3-4 पॉइंट्स और ऐड होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी हम इसके अंदर लिखते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। तो ठीक है, थोड़ा कुछ है आप लोगों के लिए। ये सेम चीज़ आपकी 10th के अंदर आएगी, 10th के अंदर भी आप इसी वे में इसको लिखते चलोगे। तो एक्सप्लेनेशन जो आपके एग्जाम में आएगी, आपको 14 नंबर का क्वेश्चन या 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपके आता है। आपको क्या करते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 जो आपके क्या है स्टेंजास दिए हुए रहते हैं। 10 पोइम्स जो आपके सिलेबस के अंदर है, उन सिलेबस में से जो 10 पोइम्स हैं उनमें से कोई 2 स्टेंजा आपको दे देंगे। जो आपको सूटेबल लगे उसको आपको चूज करना है और उसी को आपको अटेम्प्ट करना है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है कि उनमें से कोई एक चूज कर लिया। जैसे आज जो मैं आपको जो स्नेक ट्राइंग वाली जो पोइम मैंने आपको करवाई थी, ठीक है ना, इजी सी पोइम मैंने करवाई थी। तो ये जो पोइम है इसकी पहले तो हमने देखी थी कि क्या इसका स्टेंजा है, क्या इसकी मतलब कि हिंदी अर्थ है, वो हमने देखा था। आज इसी पोइम का, क्योंकि ये कंटिन्यू वे में चल रही है, तो इसी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। जो पोइम का जो हमने फर्स्ट स्टेंजा रीड किया था, पोइम के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे देती हूँ। पोइम के अंदर खाली हमने ये पढ़ा था कि पोइम के जो पोइट है W.W. ईरोस, उन्होंने हमको ये बताया था पोइम के अंदर कि जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, कई बार क्या है कि हम उनको क्या है कि भयानक मानकर उनको मार देते हैं। उस मारने के वे में हम क्या देखते हैं, हम उसकी ब्यूटीनेस को नहीं देख पाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे सामने भी अगर कोई नया कोई प्राणी आ जाए या फिर मतलब जहरीला जानवर आ जाएगा तो हम उसको मारेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन इस वे में हम क्या करते हैं, कई बार उसकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसकी जो मतलब कि स्किल है, उसकी ब्यूटीनेस है, किस तरीके से खुद को बचाने के लिए वो किस मैनर में जो है अपनी बॉडी को कर्व्स करता है और करता है, उसको ध्यान में ही नहीं देते हैं। कुछ विषैले जीव दिखने में होते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि वो बच्चों तक को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये सारी अपील हमसे की गई थी कि हमको उनको मारना नहीं है, उनको छोड़ देना है। ऑल इन ऑल इस पोइम का ये मैसेज था कि पॉजिटिव में भी कुछ हमको नेगेटिविटी में भी कुछ भी हमको पॉजिटिविटी फाइंड आउट करनी है। और ये जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपकी जो है दिखती हो वो वैसी ही हो, यानी कि भयानक जो चीज़ दिख रही है वो असल में भयानक हो सकता है कि वो अच्छी हो, है ना। तो ये जो आपकी पोइम है द स्नेक ट्राइन, तो इसका जो फर्स्ट स्टेंजा हमने रीड किया था, उसकी पोइम्स की लाइंस कुछ इस प्रकार थी कि द स्नेक ट्राइन टू escape pursuing stick with sudden curving of thin long body, how beautiful graceful are his shapes। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा था। इस स्टेंजा में खाली पोइट ने हमको ये बताया था कि स्नेक जो है पीछा करती हुई लकड़ी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। अपनी लंबे से जो शरीर है
लंबा सा जो पतली सी जो बॉडी उसको वो कर्व कर रहा है मार से बचने के लिए, और इस मिनर में वो कितना ब्यूटीफुल और कितना ग्रेसफुल नजर आ रहा है, हम ये चीज़ देख ही नहीं पाते हैं। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा था, ठीक है। अब जो मान लीजिए कि यही स्टेंजा आपके आ गए, मान लो विंड का आ गया और ये स्नेक ट्राइंग का आ गया, तो आप स्नेक ट्राइंग वाला जो पोएम का जो स्टेंजा है उसको आप चूज करोगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप कैसे करोगे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आपको पता चल गया है कि आपको स्नेक ट्राइंग वाला स्टेंजा अटेम्प्ट करना है, ये आपकी कॉपी मान लीजिए, कॉपी का जो ये इधर का हाशिया रहता है उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि जो स्टेंजा आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसी स्टेंजा के आपके फर्स्ट 2 वर्ड्स जो होते हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट 2 वर्ड्स को यहाँ लिख दीजिए एंड देन आप डैश मार्क कीजिए, फिर उसी स्टेंजा के लास्ट 2 वर्ड्स आपको लिखने हैं, हिज शेप, ठीक है ना। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस स्टेंजा को देख लेना, वैसे मैंने रीड कर दिया है, ठीक है, ये कर लो, ये आपको करना कंपल्सरी है। वैसे तो कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन करोगे उतना क्या है कि उतना अट्रैक्टिव नजर आएगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अच्छे मार्क्स वो आपको देगा। एंड देन आप क्या करोगे, रेफरेंस लिखोगे। रेफरेंस के अंदर क्या आता है कि रेफरेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। संदर्भ के अंदर हम क्या करते हैं, हम पोएम का नाम लिख देते हैं प्लस पोइट का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, कि ये जो पंक्तियां हैं ये हमारी जो मतलब कि विंड वाली पोएम से ली गई है, जो कि सुब्रमण्यम भारती या फिर ने लिखी है और ए.के. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है। बट ये जो अपनी पोएम है ये किसने लिखी है, ये W.W.E. रोस ने लिखी है। W.W.E. रोस का फुल नेम मैंने आपको बताया, इसी वीडियो को, इसी पोएम की वीडियोज आप रिमाइंड कर लेना। विलियम रिंगटन स्ट्रेस रॉस कैनेडियन पोएट थे ये अपने, ठीक है। ये जो रेफरेंस है इसको संदर्भ बोलते हैं हिंदी में, आप लोगों को ध्यान रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर इजी से लाइन आती है, इसको लिखने के 3-4 वेज हैं, लेकिन आपका जो सबसे इजी वे है वो यही है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W.W.E. रोस, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी जो मतलब कि पोएम है, कविता है स्नेक ट्राइंग, इससे ली गई है और ये W.W.E. रोस ने इस पोएम को कंपोज किया या फिर रिटर्न किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टेकन यानी कि ली गई है, ठीक है ना, रिटर्न यानी कि लिखा गया है। अब बच्चों एक चीज और ध्यान में दे लो, ये कि आपको जो ये मैंने इजी से लाइन लिखवाई, आपको जो कोई भी पोएम का स्टेंजा आपको सूटेबल लगे जिसको आप अटेम्प्ट करो, उसके अंदर क्या करोगे, खाली पोएम का नाम चेंज कर दोगे और पोएट का नाम चेंज कर दोगे। जैसे रोड नोट टेकन वाली पोएम आपको इजी लग रही है तो आप क्या करोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नोट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्या किया आपने, ज्यादा कुछ किया ही नहीं, आपने खाली पोएम का नाम चेंज किया और पोएट का नाम चेंज किया, बाकी सारा एज इट इज वैसा का वैसा है, इजी है ना। इसको लिखने का एक और वे ये है कि दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम विंड कंपोज्ड बाय सुब्रमण्यम भारती। अब आपको जो सुटेबल लगे वो करो, मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा इजी है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसके अंदर कोई टिपिकल स्पेलिंग भी नहीं दी गई है, आपको जो मतलब कि इजी वे में लिखना है, ठीक है। इसका 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। डिवाइडेड रहते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर भी नंबर, रेफरेंस का अलग से, कॉन्टेक्स्ट का अलग से, देन एक्सप्लेनेशन का अलग से। एक क्रिटिकल कमेंट और आता है लेकिन वो आपके अभी लेवल का नहीं है, तो इतना है आपका, वो इतना ही आप लोग कीजिए, ठीक है ना। संदर्भ के अंदर आपने कर दिया कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्नेक ट्राइंग रिटन बाय W.W.E. रोस। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट होता है आपका प्रसंग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रसंग। प्रसंग के अंदर हम क्या करते हैं कि प्रसंग के अंदर जो भी पोएम का स्टेंजा हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका क्या है कि हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत अपन को पता होता है। ऑल एंड ऑल क्या होता है कि उसके अंदर हमको पूरी पोएम की जो थीम होती है वो पता होती है ना। उस पोएम की थीम को आप चाहो तो 1 लाइन के अंदर कंप्लीट कर दो, चाहो तो 2 लाइन के अंदर कंप्लीट कर दो, इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू अटेम्प्ट दैट थिंग, ठीक है ना, इन योर एग्जाम। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर खाली 2 लाइन इन्होंने लिखी है। 2 लाइनों में क्या लिखा है कि द पोएट सेज दैट ए स्नेक इज रिगार्डेड एज ए फ्यूरफुल क्रिएचर बट स्नेक इटसेल्फ ए विक्टिम इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पूरी पोएम का सार इन्होंने बता दिया, पूरी पोएम का सार हमको कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताना होता है। 1 लाइन के अंदर बता दो चाहे 2 लाइन में। अब इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ, बेटर आपको समझ में आ जाएगा। टिपिकल वर्ड्स वैसे तो है नहीं, फिर भी जाना पहचाना वर्ड, आई थिंक आपको इसका मीनिंग पता होगा। रिगार्डेड को अपन जाना जाता है, पहचाना जाता है, ये बोलते हैं ना, तो जाना जाता है। एंड फियरफुल, डेंजरस, भयानक या डरावना। क्रिएचर, प्राणी, बट स्नेक इटसेल्फ ए विक्टिम इन दिस डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। विक्टिम, शिकारी या शिकार,
किसी चीज़ का शिकार हो जाना, किसी की चीज़ का मतलब कि अपन क्या हो जाते हैं, खुद ही शिकार हो जाते हैं, करते कुछ है नहीं, ब्लेम अपने ऊपर आ जाता है, वो वाली चीज़ है। क्रिएचर, प्राणी। अब मैं इसका हिंदी अर्थ कर देती हूँ। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ए स्नेक इज रिगार्डेड एज ए फियरफुल क्रिएचर। कवि क्या कहते हैं कि कवि ये कहते हैं कि जो स्नेक है, जो सांप है, वो एक भयानक जानवर या फिर प्राणी माना जाता है। बट स्नेक इटसेल्फ ए विक्टिम इन द डिस्क्रिप्शन, लेकिन इस वर्णन में, ये जो वर्णन किया गया है, इस वर्णन के अंदर जो स्नेक है वो खुद ही शिकार हो जाता है। ठीक है, ये इस पोएम का क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि प्रसंग है। इस पोएम के बारे में हमको बता दिया गया है, इस पोएम के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है। आ गई बात ध्यान में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन मीन्स व्हाट, व्याख्या। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आप जो है जब ये एक्सप्लेनेशन करो, ये तीन जो मेन जो इसकी स्पेलिंग्स होती है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। स्पेलिंग सही लिखना, गलत मत लिख के आ जाना। कई बार बच्चे क्या होते हैं, ध्यान ही नहीं देते। ये क्या है कि एक ट्रिक आपको बता देती हूँ कि आपके जब एग्जाम होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि पेपर के अंदर ये दिया रहता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेंजा विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, है ना, ये आता है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जो मतलब कि ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं, वो तो क्या करते हैं कि उससे जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा होता है ना, वहाँ से रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग को फॉलो कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक बच्चे तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, सारी चीज़ उनके सामने रहती है, वो क्या है कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग गलत लिख के आ जाते हैं। तो ज़्यादा वरीड नहीं होना है, आपकी प्रश्न जो क्वेश्चन होगा ना, उसी के अंदर आपको ये दिया गया रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। जब आप आओगे क्लास में तो मैं आपका चेक करूँगी। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है कि आप जब एक्सप्लेनेशन करोगे तो उसमें क्या करोगे कि जो आपको लाइनें बताई गई है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना, उस हिंदी को ट्रांसलेशन में क्या करोगे, आप अपने शब्दों में उस व्यक्त करोगे। जैसे एक लाइन आपको करनी होती है, चाहे एक कपलेट या फिर दोहा आपको करना होता है ना, तो उसको आप क्या करोगे, 4 या 5 लाइन में उसको एक्सप्लेन करते हो, है ना। उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर जो आपका स्टेंजा है 4 या 5 लाइन का, उसको अपने वे के अंदर आप उसको डिस्क्राइब करोगे कॉपी के अंदर। हमेशा हर मैं क्या करती हूँ कि आपको जो कोई भी पोइम करवाती हूँ, चैप्टर करवाती हूँ या स्टोरी करवाती हूँ या फिर कोई भी ग्रामर का टॉपिक करवाती हूँ, मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आपको आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग रखनी है। जो भी वर्ड्स मैं बताती हूँ आपको मैं उनका वर्ड्स का मीनिंग बताती हूँ, प्लस मैं आपको कई बार उसके सिनोनिम्स भी बताती हूँ। जानबूझकर वो ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ ताकि क्या है कि आपको जो मिलती जुलती भी अगर स्पेलिंग याद रहेगी, तो चाहे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करो या फिर एक्सप्लेनेशन करो, आपका वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही हो जाएगा। बच्चे क्या होता है कि कई बार जो है मेन जो स्पेलिंग को याद करने में इनेबल रहता है, तो इसी वे को ध्यान में रखते हुए हम आपको उसके सिनोनिम्स बताते हैं। अब आपको जितना ज़्यादा अच्छा सिनोनिम होगा तो यानी कि वोकेबुलरी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस जो आपका टेंस का अगर नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, तो क्या है आप क्या उसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना, तो आपको क्या है कि इसको अपने वे में डिस्क्राइब करना है। जितनी ईजी लैंग्वेज हो उसकी उतनी ईजी लैंग्वेज को आप इसमें लो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने इंडिविजुअल स्टेंजा की आपको एक्सप्लेनेशन बताई है। आप क्या करते हो कि आपके पास में 2 ऑप्शंस रहते हैं। ऑप्शंस क्या रहते हैं कि आप जो आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो जिस भी पर्टिकुलर स्टेंजा की, उसके क्या है कि आपको पर्टिकुलर स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करनी होती है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको मतलब कि एक्सप्लेनेशन आती नहीं है। मतलब ये है कि दीदी हम तो ये रेफरेंस याद कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट याद कर रहे हैं, बट दीदी हमको तो ये एक्सप्लेनेशन आ ही नहीं रही है, ये याद करने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है। पर उन बच्चों के लिए हम यह करते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर, जो आपकी पोइम आप पढ़ते हो, उसके अंदर क्या है कि हमेशा एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम। तो वो क्वेश्चन आप रेडी रखना। हर एक पोइम के अंदर वो आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और हर एक पोइम का ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बड़े वाली क्वेश्चंस में आता है, उसको आप प्रिपेयर कीजिए। अब क्या करोगे कि कई बार सिचुएशन ऐसे आ जाए कि आप ना मतलब कि बहुत ज़्यादा डर जाते हो पेपर को देखकर, होता है ना। तो आप क्या करोगे, उस वेब के अंदर अगर रेफरेंस लिखना रहा है, कॉन्टेक्स्ट लिखना रहा है, तो क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन के अंदर वो थीम वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको लिख के आ जाओ। 5 नहीं तो एटलीस्ट 4.5 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, पर मैं तो आपको क्या है कि इंडिविजुअल स्टेंजा की क्या बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। और मेरा भी यही वे है कि मैं भी क्या है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो स्टेंजा आप अटेम्प्ट करोगे ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उसी को बेसिस पे मैं आपको मार्किंग करूँगी। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है भाई, मुझको भी वही चीज़ चाहिए ना, क्लास के अंदर हर एक चीज़ आपको बताते हैं। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर जो 4 लाइन्स हमको दी गई थी, तो उनको पोइट किस वे में आपको उनको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन इसमें दे रखी है कि द पोइट सेज दैट ए स्नेक रन्स अवे टू एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम द स्टिक ऑफ द पीपल। अब देखो, एस्केप का मतलब मैंने आपको बताया था, खुद का बचाव करना, बचाना। अवे यानी भागना, स्नेक का मतलब सांप, स्टिक का मतलब छड़ी या फिर लकड़ी।
तो द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ए स्नेक रन्स अवे टू एस्केप इटसेल्फ फ्रॉम द स्टिक ऑफ द पीपल, कि एक सांप जो है कि जो उसका पीछा करती हुई जो लकड़ी है, लोगों के द्वारा जो पीछा करती हुई जो लकड़ी है उसको मारने के लिए, उससे वो खुद को स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहा है। देन इट कर्व्स राउंड इट्स थिन लॉन्ग बॉडी एंड देन ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि सांप जो है उसको पता चल जाता है कि मेरे पीछे लोग बाग पड़े हुए हैं मुझको मारने के लिए, तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है, देन इट कर्व्स राउंड इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, अचानक से वो क्या करता है अपनी राउंड यानी कि गोलाकार, कर्व्स यानी कि घुमाव या फिर मोड़ लेना, मोड़ना या फिर घुमावदार, राउंड यानी कि गोल, ट्विस्ट कर लेना इसका सिनोनिम हो सकता है कर्व्स का, ट्विस्ट यानी कि ट्विस्ट एंड टर्न, मोड़ देना, राउंड यानी कि गोल, थिन स्किनी या फिर पतला, लॉन्ग बॉडी यानी कि लंबा शरीर, लंबी काया होती है ना स्नेक की। देन इट कर्व्स राउंड इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, फिर क्या होता है कि वो जो है अपनी जो लंबा जो शरीर है उसका स्नेक का, उसको क्या करता है वो मतलब कि ट्विस्ट कर लेता है, कार्व कर लेता है और इसको जो राउंड कर लेता है, मोड़ लेता है। घूमने जाते हैं कई बार हमको क्या है कि वो अक्सर हम कोई टोकरी के अंदर बैठा हुआ कोयल मारा हुआ सांप दिखाते हैं, तो वो क्या करता है वो ट्विस्ट होके बैठा रहता है, कर्व्स होके बैठा रहता है, उसी मैनर में वो खुद को क्या करता है राउंड कर लेता है, खुद का बचाव करता है, ठीक है ना। देन वो क्या करता है कि खुद को बचाने के लिए अपने जो लंबे पतले शरीर को वो क्या करता है कि ट्विस्ट कर लेता है, मोड़ लेता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव इन दिस शेप, शेप का मतलब यहां पर हो गया आकार, अट्रैक्टिव आकर्षक, ब्यूटीफुल सुंदर, लुक्स यानी दिखता है, सीम्स प्रतीत होना, एक ही बात है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव इन दिस शेप, वो जो है इस शेप में यानी कि कोयल की भी शेप, कर्व्स की भी शेप के अंदर वो क्या है कि बड़ा ही सुंदर और आकर्षक वो नजर आता है। द पोइट सेज दैट द थिंग्स विच सीम्स डेंजरस मे बी ब्यूटीफुल, थिंग्स चीजें या वस्तुएं सभी के लिए ये बोला गया है। विच सीम्स यानी कि प्रतीत होना, प्रतीत होना या दिखाई देना, ठीक है। डेंजरस भयानक, इसका सिनोनिम यहीं पे मिला है आपको, क्या मिला है फियरफुल, देख लो इधर। मे बी हो सकता है, ब्यूटीफुल सुंदर। द पोइट सेज दैट द थिंग्स विच सीम्स डेंजरस मे बी ब्यूटीफुल, कवि कहते हैं कि जो चीजें हमको भयानक नजर आ रही है, डरावनी नजर आ रही है, वो सुंदर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस स्टेंजा की जो एक्सप्लेनेशन वो क्या हुई कि जो है कि सांप है खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, पीछा करती हुई लकड़ी से खुद को, अचानक से वो अपनी बॉडी को घुमा लेता है, राउंड कर लेता है, ठीक है, और इस मैनर में वो हो जाता है ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल, सुंदर हमको नजर आता है। एंड देन पोइट कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें भयानक हो वो भयानक ही हो सकता है वो सुंदर भी हो सकती है। तो ये आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बताई है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप नोट डाउन करोगे अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट जब आपका होगा वो आपका वर्क है कि इसी पोइम का आपको सेकंड स्टेंजा अपनी कॉपी के अंदर करना है, लाइव क्लास के अंदर आप मुझको वो चेक करवाओगे, ठीक है। अच्छे से इसको देखना, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आपको खाली एक्सप्लेनेशन याद करनी है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप देख लो, रेफरेंस एक जैसा ही रहता है। ये जो आपका डिवाइडेड रहता है ये 3 नंबर का डिवाइडेड रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, एक्सप्लेनेशन का 3 नंबर, एक नंबर इनका, हो गए 5 नंबर, और इसी से मिलता जुलता कई बार आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।